नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया, हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से। हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 एनसीईआरटी हिस्ट्री का 13वां चैप्टर महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद उनके द्वारा चंपारण में किए गए आंदोलन, अहमदाबाद में किए गए आंदोलन, खेड़ा में किए गए आंदोलन और असहयोग आंदोलन के बारे में हमने चर्चा की थी। और हमने देखा था कि उसके बाद गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था और 1924 में उनको रिहा करने के बाद में गांधी जी ने एक तरह से राजनीति से कुछ समय के लिए दूरी बना ली थी और वो खादी को बढ़ावा देने, अस्पृश्यता को दूर करने, इस प्रकार के कामों में लग गए थे, जिसके लिए आप शब्द इस्तेमाल करते हैं कि गांधी जी के रचनात्मक कार्य, जिस पर प्रश्न भी आता है कई बार। अब उससे आगे हम सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर बढ़ेंगे कि किस प्रकार गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू करते हुए नमक कानून को तोड़ा और फिर गांधी इरविन समझौता होता है और गांधी जी लंदन जाते हैं दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। इस प्रकार की कुछ बातों के बारे में हम अभी शुरू करेंगे। नमक सत्याग्रह, नजदीक से एक नज़र। असहयोग आंदोलन समाप्त होने के कई वर्ष बाद तक महात्मा गांधी ने अपने को समाज सुधार के कार्यों पर केंद्रित रखा। 1928 में उन्होंने पुनः राजनीति में प्रवेश करने की सोची। उस वर्ष सभी श्वेत सदस्यों वाले साइमन कमीशन, जो कि उपनिवेश की स्थितियों की जांच पड़ताल के लिए इंग्लैंड से भेजा गया था, के विरुद्ध अखिल भारतीय अभियान चलाया जा रहा था। गांधी जी ने स्वयं इस आंदोलन में भाग नहीं लिया था, पर उन्होंने इस आंदोलन को अपना आशीर्वाद दिया था तथा इसी वर्ष बारदोली में होने वाले एक किसान सत्याग्रह के साथ भी उन्होंने ऐसा ही किया था। यानी बारदोली में जो आंदोलन था उसका सरदार वल्लभ भाई पटेल नेतृत्व कर रहे थे। तो गांधी जी ने इन दोनों ही आंदोलनों में, बारदोली वाले किसान आंदोलन में भी और ये जो साइमन कमीशन के खिलाफ आंदोलन है, इन दोनों में ही भाग नहीं लिया, लेकिन उन्होंने मौखिक रूप से अपनी सहमति जताई कि मैं आपकी बातों से इत्तेफाक रखता हूं। यानी उन्होंने आशीर्वाद दिया कि आंदोलन सही है और लोगों को इनका विरोध करना चाहिए। साइमन कमीशन क्या था? जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यों वाले एक आयोग का गठन किया गया 1927 में। उनके सभी सातों के सातों सदस्य अंग्रेज थे। तो इसका विरोध किया भारतीयों ने कि भारत के लिए कानूनों की समीक्षा करने के लिए आप इस प्रकार का एक संवैधानिक आयोग बना रहे हैं और उसमें एक भी भारतीय नहीं है, तो आप कैसे किस प्रकार कर पाएंगे। साइमन कमीशन के सदस्य जब 1928 में भारत आए तो उनके खिलाफ नारेबाजी हुई, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। और एक पीछे एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि जॉन साइमन कौन सी पार्टी से रिलेटेड थे, तो वो लिबरल पार्टी से थे। तो ये इस प्रकार की बातें कंपटीशन एग्जाम में काम आ जाती हैं। विद्यार्थी ये याद रखें कि जो साइमन कमीशन भारत कब आया, 1928 में। 1929 में दिसंबर के अंत में कांग्रेस ने अपना वार्षिक अधिवेशन लाहौर शहर में किया। ये कांग्रेस के अधिवेशनों में सबसे महत्वपूर्ण है। यदि हम कक्षा 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में, इसमें एक महत्वपूर्ण बात तो यह है कि जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। उस समय वो युवा थे। और ये देखिए, ये आपसे पूछा भी जा सकता है कि 1929 का लाहौर अधिवेशन महत्वपूर्ण क्यों है। यह अधिवेशन 2 दृष्टियों से महत्वपूर्ण था। जवाहरलाल नेहरू का अध्यक्ष के रूप में चुनाव, जो युवा पीढ़ी को नेतृत्व की छड़ी सौंपने का प्रतीक था, और पूर्ण स्वराज अथवा पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा। तो प्रश्न किसी भी प्रकार से आ सकता है। पूर्ण स्वराज की घोषणा कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई, तो आप बताएंगे 1929 के लाहौर अधिवेशन में। इसी अधिवेशन में यह कहा गया कि जनवरी का जो आखिरी रविवार होगा उस दिन राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा और स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। आखिरी संडे आता था 26 जनवरी को, तो इसलिए ये काम हुआ 26 जनवरी 1930 को। विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर और देशभक्ति के गीत गाकर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। और इसीलिए जब भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था, फिर भी उसको पूरी तरह लागू करने के लिए 26 जनवरी का वेट किया गया और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था। गांधी जी ने स्वयं सुस्पष्ट निर्देश देकर बताया कि इस दिन को कैसे मनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि स्वतंत्रता की उद्घोषणा सभी गांवों और सभी शहरों, यहां तक कि अच्छा होगा अगर सभी जगहों पर एक ही समय में संगोष्ठियां हो तो अच्छा होगा। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम एक ही साथ एक ही समय पर पूरे भारत में हो तो अच्छा रहेगा। गांधी जी ने सुझाव दिया कि नगाड़े पीटकर पारंपरिक तरीके से संगोष्ठी के समय की घोषणा की जाए। राष्ट्रीय ध्वज को फहराए जाने से समारोहों की शुरुआत होगी। दिन का बाकी हिस्सा किसी रचनात्मक कार्य में, चाहे वह सूत की कताई हो अथवा अछूतों की सेवा हो अथवा हिंदुओं और मुसलमानों का पुनर्मिलन अथवा निषिद्ध कार्य, अथवा ये सभी एक साथ करने में व्यतीत होगा और यह असंभव नहीं है। गांधी जी ने कहा कि पहले तिरंगा झंडा फहराया जाएगा और उसके बाद में जो रचनात्मक कार्य है ये आप पूरे दिन भर में कर सकते हैं 26 जनवरी को।
इसमें भाग लेने वाले लोग दृढ़तापूर्वक यह प्रतिज्ञा लेंगे कि अन्य लोगों की तरह भारतीय लोगों को भी स्वतंत्रता और अपने कठिन परिश्रम के फल का आनंद लेने का अहरणीय अधिकार है। अहरणीय मतलब जिसको कोई हर नहीं सकता। और यह है कि यदि कोई भी सरकार लोगों को इन अधिकारों से वंचित रखती है या उनका दमन करती है तो लोगों को इन्हें बदलने अथवा समाप्त करने का भी अधिकार है। फिर देखिए दांडी। स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने के तुरंत बाद महात्मा गांधी ने घोषणा की कि वे ब्रिटिश भारत के सर्वाधिक घृणित कानूनों में से एक, जिसने नमक के उत्पादन और विक्रय पर राज्य को एकाधिकार दे दिया है, को तोड़ने के लिए एक यात्रा का नेतृत्व करेंगे। नमक एक साधारण सी वस्तु है, तटीय इलाकों में आसानी से उपलब्ध है, और लेकिन फिर भी भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार नहीं था और नमक बनाने पर पूरा एकाधिकार ब्रिटिशर्स का था और उन्हीं की जो कंपनियां हैं वही नमक बनाया करती थी और सरकारी नियंत्रण में उनको बेचा जाता था बाहरी दाम पर, जबकि वो एक सामान्य सी वस्तु है जिसका अधिक दाम नहीं होता और सबके लिए काम आने वाली वस्तु है। नमक एकाधिकार के जिस मुद्दे का उन्होंने चयन किया था वह गांधी जी की कुशल समझदारी का एक अन्य उदाहरण था। प्रत्येक भारतीय घर में नमक का प्रयोग अपरिहार्य था, लेकिन इसके बावजूद उन्हें घरेलू प्रयोग के लिए भी नमक बनाने से रोका गया और इस तरह उन्हें दुकानों से ऊंचे दाम पर नमक खरीदने के लिए बाध्य किया गया। नमक पर राज्य का एकाधिपत्य बहुत अलोकप्रिय था, यानी लोग भी इसके काफी इससे नाराज रहते थे। इसी को निशाना बनाते हुए गांधी जी अंग्रेजी शासन के खिलाफ व्यापक असंतोष को संगठित करने की सोच रहे थे कि यदि ये मुद्दा हम हाथ में लेते हैं तो बहुत सारे लोग इसके साथ जुड़ेंगे। इसकी शुरुआत के बारे में मैं थोड़ा सा यहां बता देता हूं। 15 फरवरी 1930 को, देखिए 26 जनवरी 1930 को तो वो झंडा फहराया ही गया है। 15 फरवरी 1930 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई अहमदाबाद में। इस बैठक में पूर्ण स्वराज हासिल करने हेतु एक अहिंसक नागरिक अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की घोषणा हुई, जिसे हम सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जानते हैं। अब गांधी जी ने जो दांडी वाली यात्रा की अपने आश्रम से लेकर और दांडी तक पहुंचने में, उनका जो मार्च है, उनका जो वो पैदल यात्रा है, उसके बारे में देखिए दो विचार हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। 12th में हालांकि नहीं आएंगे लेकिन बाकी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जवाहरलाल नेहरू के पिता थे मोतीलाल नेहरू। उन्होंने क्या कहा है इसके बारे में? उन्होंने गांधी जी की इस यात्रा की तुलना भगवान राम के लंका गमन से की है। प्रफुल्ल चंद्र रे ने मोजेज के नेतृत्व में इजरायलियों के पलायन से इसकी तुलना की है, गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना। तो ये दो इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं। अब आगे देखिए, ये गांधी जी की देखिए यहाँ पर एक तस्वीर दी गई है और गांधी जी की ही तस्वीरें हैं, पूरा चैप्टर ही गांधी जी से संबंधित है। 6 अप्रैल 1930 को दांडी यात्रा की समाप्ति पर सत्याग्रही प्राकृतिक नमक को उठाते हुए अधिकांश भारतीयों को गांधी जी की इस चुनौती का महत्व समझ में आ गया था, किंतु अंग्रेजी राज को नहीं। अंग्रेजों को शुरुआत में यह लगा कि इसका कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हालांकि गांधी जी ने अपनी नमक यात्रा की पूर्व सूचना उस समय के वायसराय लॉर्ड इरविन को दे दी थी, किंतु इरविन उनकी इस कार्यवाही के महत्व को नहीं समझ सके। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती में अपने आश्रम से समुद्र की ओर चलना शुरू किया। 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक की यात्रा है। हालांकि वो वहां 5 अप्रैल को ही पहुंच गए थे, लेकिन उन्होंने नमक कानून 6 अप्रैल को तोड़ा है। 6 अप्रैल का वैसे आप सांकेतिक महत्व भी समझ सकते हैं। 6 अप्रैल 1919 रोलेट एक्ट के खिलाफ पूरे देश में हड़ताल की घोषणा की गई थी और 6 अप्रैल से 13 अप्रैल तक इस प्रकार के प्रदर्शन आयोजित करने थे। और उसी के हफ्ते के अंतिम दिन आप देखेंगे कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है। तो 6 अप्रैल को पूरे भारत में बंद बुलाया गया था, हड़ताल की घोषणा की गई थी। तो गांधी जी ने हो सकता है ये बात दिमाग में रखते हुए 6 अप्रैल चुना, क्योंकि वो पहुंच तो 5 अप्रैल को ही गए थे, या हो सकता है उस दिन थोड़ी देर हो गई है, इसके कारण उन्होंने उस दिन नमक कानून नहीं तोड़ा। उन्होंने अगले दिन 6 अप्रैल को कानून तोड़ा है। 5 अप्रैल को उन्होंने क्या कहा था उसके बारे में शायद नीचे दिया गया है। तो 12 मार्च 1930 को उन्होंने साबरमती में अपने आश्रम से समुद्र की ओर चलना शुरू किया। 3 हफ्तों बाद वे अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचे। वहां उन्होंने मुट्ठी भर नमक बनाकर स्वयं को कानून की निगाह में अपराधी बना दिया, क्योंकि भारतीयों द्वारा नमक बनाना एक तरीके से गैर कानूनी था। इसी बीच देश के अन्य भागों में समांतर नमक यात्राएं आयोजित की गई। देश के बहुत से इलाकों में कांग्रेस नेताओं ने इस प्रकार की यात्राएं आयोजित की और नमक कानून का उल्लंघन किया। नमक सत्याग्रही क्यों? ऐसा प्रश्न भी आ सकता है, गांधी जी ने नमक को विरोध का प्रतीक क्यों चुना? नमक विरोध का प्रतीक क्यों था, इसके बारे में महात्मा गांधी ने लिखा है, प्रतिदिन प्राप्त होने वाली सूचनाओं से पता चलता है कि कैसे अन्यायपूर्ण तरीके से नमक कर को तैयार किया गया है, यानी नमक पर लगने वाले टैक्स को। बिना कर, जो कभी कभी नमक के मूल्य का 14 गुना तक होता था, यानी इतना अधिक कई बार टैक्स लगाया जाता था नमक के ऊपर।
तो बिना कर अदा किए गए नमक के प्रयोग को रोकने के लिए सरकार उस नमक को, जिससे वह लाभ पर नहीं बेच पाती थी, नष्ट कर देती थी। यानी एक्स्ट्रा नमक को वो नष्ट करवा देते थे, क्योंकि ताकि लोगों को सस्ते भाव में नहीं मिल जाए। अतः यह राष्ट्र की अत्यधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता पर कर लगाती है, यह जनता को इसके उत्पादन से रोकती है, और प्रकृति ने जिसे बिना किसी श्रम के उत्पादित किया है उसे नष्ट कर देती है। अतः किसी भी वजह से किसी चीज को स्वयं प्रयोग न कर पाने और अन्य को भी उसका प्रयोग न करने देने और ऐसे में उस चीज को नष्ट कर देने की इस अन्यायपूर्ण नीति को किसी भी विशेषण द्वारा नहीं बताया जा सकता है। उन्होंने कहा कि एक सामान्य सी वस्तु जो प्रकृति में उपलब्ध है, उसका उपयोग लोगों को अपने आप न करने देने और खुद इतने बड़े दाम पर बेचने और जो एक्स्ट्रा है उसको नष्ट कर देने का ये जो काम है, ताकि भारतीय लोगों को फ्री में या सस्ते में नहीं मिल पाए, तो उन्होंने कहा कि इसको किसी भी तरीके से जायज नहीं ठहराया जा सकता। विभिन्न स्रोतों से मैं भारत के सभी भागों में इस राष्ट्र संपत्ति को बेलगाम ढंग से नष्ट किए जाने की कहानियां सुन रहा हूं, यानी नमक को नष्ट किए जाने की। टनों नहीं सही पर कई मन नमक कोंकण तट पर नष्ट कर दिया गया बताया गया है। टन और मन माप है वजन के। दांडी से भी इस तरह की बातें पता चली हैं। जहां कहीं भी ऐसे क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लोगों द्वारा अपने व्यक्तिगत प्रयोग हेतु प्राकृतिक नमक उठाकर ले जाने की संभावना दिखती है, वहां तुरंत अधिकारी नियुक्त कर दिए जाते हैं, जिनका एकमात्र कार्य विनाश करना होता है। इस प्रकार बहुमूल्य राष्ट्रीय संपदा को राष्ट्रीय खर्चे से ही नष्ट किया जाता है और लोगों के मुंह से नमक छीन लिया जाता है। कि तटीय इलाकों में कभी नमक बनाने की लोग कोशिश भी करते हैं, तो ब्रिटिश अधिकारी वहां पहुंच जाते हैं और उस नमक को नष्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार से राष्ट्रीय संपदा को नष्ट किया जाता है, उससे भी नुकसान होता है, और उसके लिए जो सरकारी कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं उनकी तनख्वाह वगैरह भी देनी पड़ती है, तो इस प्रकार के गैर जरूरी काम के लिए, तो उससे भी राष्ट्र को नुकसान होता है। नमक एकाधिकार एक तरह से चौतरफा अभिशाप है। यह लोगों को बहुमूल्य सुलभ ग्राम उद्योग से वंचित करता है। यानी लोग जो तटीय इलाकों के लोग हैं उनके लिए ये एक रोजगार का साधन भी हो सकता है। वो कुछ खुद के छोटे छोटे उद्योग लगा सकते हैं और नमक बनाकर देश के बाकी इलाकों में बेच सकते हैं। प्रकृति द्वारा बहुतायत में उत्पादित संपदा का यह अतिशय विनाश करता है। इस विनाश का मतलब है और अधिक राष्ट्रीय खर्च, यानी इसके कारण और अधिक खर्चा होता है देश का। चौथा, और इस मूर्खता का चरमोत्कर्ष भूखे लोगों से 1000% से अधिक की उगाही है। यानी इतने अधिक मात्रा में इनसे टैक्स लिया जाना। सामान्य जन की उदासीनता की वजह से ही लंबे समय से यह कर अस्तित्व में बना रहा है। आज जनता पर्याप्त रूप से जग चुकी है, अतः इस कर को समाप्त करना होगा। कितनी जल्दी इसे खत्म कर दिया जाएगा यह लोगों की क्षमता पर निर्भर करता है। यानी लोग कितनी देर तक विरोध कर पाते हैं उस पर निर्भर करेगा। द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी में यह है CWMG, कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी, खंड 49। शायद इसके शुरुआत में 98 वॉल्यूम हुआ करते थे, जिसमें गांधी जी के भाषण, उनके जो पत्र हैं, उनके द्वारा जो अखबारों में लिखे गए लेख हैं, उन सब का इसमें संकलन किया गया है। कल हम नमक कर कानून तोड़ेंगे, जैसा कि मैंने बताया वो 5 अप्रैल को वहां पहुंच गए थे और उसके बाद में 6 अप्रैल में उन्होंने कानून तोड़ा है। तो 5 अप्रैल को गांधी जी ने दांडी में क्या कहा? जब मैं अपने साथियों के साथ दांडी के इस समुद्र तटीय टोले की तरफ चला था, यानी एक उपगांव या एक छोटा गांव आप कह सकते हैं, हैमलेट शब्द आएगा इंग्लिश में, तो मुझे यकीन नहीं था कि हमें यहां तक आने दिया जाएगा। जब मैं साबरमती में था तब भी यह अफवाह थी कि मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है। तब मैंने सोचा था कि सरकार मेरे साथियों को तो दांडी तक आने देगी, लेकिन मुझे निश्चय ही यह छूट नहीं मिलेगी। यदि कोई यह कहता कि इससे मेरे हृदय में अपूर्ण आस्था का संकेत मिलता है, तो मैं इस आरोप को नकारने वाला नहीं हूं। मैं यहां तक पहुंचा हूं, इसमें शांति और अहिंसा का कम हाथ नहीं है। इस सत्ता को सब महसूस करते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे शुरू में यह लगा था कि मुझे यहां तक नहीं आने दिया जाएगा और सरकार मुझे पहले ही गिरफ्तार कर लेगी, लेकिन हमारी शांति और अहिंसा की इस यात्रा को पूरा हमने किया है। और आगे वो ये भी लिखते हैं कि सरकार चाहती तो हमें गिरफ्तार कर सकती थी, लेकिन हो सकता है उन्होंने किसी शर्म के मारे ऐसा नहीं किया हो कि शांतिपूर्ण मार्च को हम कैसे गिरफ्तार करें, या दुनिया भर में इसके खिलाफ, मतलब अंग्रेजों के खिलाफ कोई रिपोर्टिंग न हो। क्योंकि एक शांतिपूर्ण तरीके से यात्रा करने वाले लोगों को इस प्रकार से यदि गिरफ्तार किया जाता तो दुनिया भर के अखबारों में इसके बारे में लिखा जाता। वैसे भी गांधी जी की इस यात्रा के बारे में अमेरिका और यूरोप के अखबारों में खूब लिखा जा रहा था। अगर सरकार चाहे तो वह अपने इस आचरण के लिए अपनी पीठ थपथपा सकती है, क्योंकि सरकार चाहती तो हम में से हर एक को गिरफ्तार कर सकती थी। जब सरकार यह कहती है कि उसके पास शांति की सेना को गिरफ्तार करने का साहस नहीं था, तो हम उसकी प्रशंसा करते हैं। सरकार को ऐसी सेना की गिरफ्तारी में शर्म महसूस होती है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा काम करने में शर्मिंदा महसूस करता है जो उसके पड़ोसियों को भी रास नहीं आ सकता, तो वह एक शिष्ट सभ्य व्यक्ति है। यानी हो सकता है दुनिया भर के विभिन्न देशों में इसका गलत संदेश न जाए,
ब्रिटेन के खिलाफ अखबारों वगैरह में रिपोर्टिंग न हो, इसके भय से या इसकी शर्म से उन्होंने हमें गिरफ्तार नहीं किया हो, तो उन्होंने कहा कि यह भी एक अच्छा संकेत है। सरकार को हमें गिरफ्तार न करने के लिए बधाई दी जानी चाहिए, भले ही उसने विश्व जनमत का ख्याल करके ही यह फैसला क्यों न लिया हो। कल हम नमक कर कानून तोड़ेंगे, सरकार इसको बर्दाश्त करती है कि नहीं, यह सवाल अलग है। हो सकता है कि सरकार हमें ऐसा न करने दे, लेकिन उसने हमारे जत्थे के बारे में जो धैर्य और सहिष्णुता दिखाई है, उसके लिए वह अभिनंदन की पात्र है। यदि मुझे और गुजरात व देश भर के सारे मुख्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो क्या होगा? यह आंदोलन इस विश्वास पर आधारित है कि जब एक पूरा राष्ट्र उठ खड़ा होता है और आगे बढ़ने लगता है तो उसे नेता की जरूरत नहीं रह जाती। यह भी गांधी जी के जो कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी है उसके वॉल्यूम 49 में लिखा गया है। असहयोग आंदोलन की तरह अधिकृत रूप से स्वीकृत राष्ट्रीय अभियान के अलावा भी विरोध की असंख्य धाराएं थी। यानी एक तो गाइडलाइन बनाई हुई थी कि असहयोग इस जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हमें क्या क्या काम करने हैं, किस प्रकार से विरोध प्रदर्शन करने हैं, लेकिन दूर दूर के इलाकों में किसान, मजदूर या वनवासी हैं वो अलग अलग तरीके से अपना विरोध कर रहे थे, जैसा कि हमने असहयोग आंदोलन के दौरान भी देखा। देश के विशाल भाग में किसानों ने दमनकारी औपनिवेशिक वन कानूनों का उल्लंघन किया, जिसके कारण वे और उनके मवेशी उन्हीं जंगलों में नहीं जा सकते थे जहां एक जमाने में वे बेरोक टोक घूमते थे। यानी वन कानून बनाने के बाद में वहां पर लकड़ी काटना या पशुचारण करना कई वनों में अंग्रेजों ने निषिद्ध घोषित कर दिया था, यानी वहां वो नहीं जा सकते थे, और उससे पहले वो बेरोकटोक वहां पर घुमा करते थे। तो किसानों ने उन कानूनों को मानने से इनकार कर दिया। कुछ कस्बों में फैक्ट्री कामगार हड़ताल पर चले गए, वकीलों ने ब्रिटिश अदालतों का बहिष्कार कर दिया और विद्यार्थियों ने सरकारी शिक्षा संस्थानों में पढ़ने से इनकार कर दिया। 1920-22 की तरह 1920-22 में असहयोग आंदोलन हुआ था, उसकी तरह इस बार भी गांधी जी के आह्वान ने तमाम भारतीय वर्गों को औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपना असंतोष व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया। जवाब में सरकार असंतुष्टों को हिरासत में लेने लगी। नमक सत्याग्रह के सिलसिले में लगभग 60,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार होने वालों में गांधी जी भी थे। समुद्र तट की ओर गांधी जी की यात्रा की प्रगति का पता उनकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए तैनात पुलिस अफसरों द्वारा भेजी गई गोपनीय रिपोर्टों से लगाया जा सकता है। यानी उनकी यात्राओं के दौरान गुप्तचर पुलिस के रूप में कुछ साथी वहां पर मौजूद रहते थे उनकी यात्राओं को कवर करने के लिए, और वो ब्रिटिश अधिकारियों को रिपोर्ट भेजते थे कि आज गांधी जी ने क्या कहा, कहाँ रुके और यात्रा किस दिशा में बढ़ रही है, उसके बारे में पूरी रिपोर्ट वो भेजते थे। इन रिपोर्टों में रास्ते के गाँव में गांधी जी द्वारा दिए गए भाषण भी मिलते हैं, जिनमें उन्होंने स्थानीय अधिकारियों से आह्वान किया था कि वे सरकारी नौकरियां छोड़कर स्वतंत्रता संघर्ष में शामिल हो जाएं। वसना नामक गांव में गांधी जी ने ऊंची जाति वालों को संबोधित करते हुए कहा कि यदि आप स्वराज के हक में आवाज उठाते हैं तो आपको अछूतों की सेवा करनी पड़ेगी। सिर्फ नमक कर या अन्य करों के खत्म हो जाने से आपको स्वराज नहीं मिल जाएगा। स्वराज के लिए आपको अपनी उन गलतियों का प्रायश्चित करना होगा जो आपने अछूतों के साथ की हैं। स्वराज के लिए हिंदू, मुसलमान, पारसी और सिख सबको एकजुट होना पड़ेगा। ये स्वराज की सीढ़ियां हैं। तो गांधी जी एक गांव में ये कह रहे हैं उच्च जाति के लोगों को कि जातिगत जो भेदभाव है उसको आपको समाप्त करना ही होगा, उसके बिना हम स्वराज की कल्पना नहीं कर सकते। पुलिस के जासूसों ने अपनी रिपोर्टों में लिखा था कि गांधी जी की सभाओं में तमाम जातियों के औरत मर्द शामिल हो रहे हैं। उनका कहना था कि हजारों वॉलंटियर राष्ट्रवादी उद्देश्य के लिए सामने आ रहे हैं। उनमें से बहुत सारे ऐसे सरकारी अफसर थे जिन्होंने औपनिवेशिक शासन में अपने पदों से इस्तीफे दे दिए थे। सरकार को भेजी अपनी रिपोर्ट में जिला पुलिस सुपरिटेंडेंट ने लिखा था कि श्री गांधी शांत और निश्चिंत दिखाई दिए, वे जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं उनकी ताकत बढ़ती जा रही है। नमक यात्रा की प्रगति का एक और स्रोत से भी समझा जा सकता है, एक और सोर्स भी है, यानी अखबारों के माध्यम से। अमेरिकी समाचार पत्रिका टाइम को गांधी जी की कदकाठी पर हंसी आती थी क्योंकि वो दुबले पतले थे। तो टाइम पत्रिका ने उसके तकवे जैसे शरीर और मकड़ी जैसे पेडू का खूब मजाक उड़ाया था। इस यात्रा के बारे में अपनी पहली रिपोर्ट में ही टाइम ने नमक यात्रा की मंजिल तक पहुंचने पर अपनी गहरी शंका व्यक्त कर दी थी कि गांधी जी इतनी दूरी यात्रा कर ही नहीं पाएंगे, यानी उनका मजाक उड़ा रहे थे वो। उसने दावा किया था कि दूसरे दिन पैदल चलने के बाद गांधी जी जमीन पर पसर गए थे। पत्रिका को इस बात पर विश्वास नहीं था कि इस मरियल साधु के शरीर में और आगे जाने की ताकत बची है, लेकिन एक हफ्ते में ही पत्रिका की सोच बदल गई। टाइम ने लिखा कि इस यात्रा को जो भारी जन समर्थन मिल रहा है उसने अंग्रेज शासकों को गहरे तौर पर बेचैन कर दिया है। अब वे गांधी जी को ऐसा साधु और राजनेता कह रहे हैं, कहकर सलामी देने लगे जो ईसाई धर्मावलंबियों के खिलाफ ईसाई तरीकों का ही हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। यानी जैसे
ईसाईयत में कहा गया है कि मानवता की सेवा करना, ईसा मसीह का संदेश लेकर जाना। तो गांधी जी भी इस प्रकार से मानवता की सेवा कर रहे हैं, रचनात्मक कार्य कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि ईसाइयों के ही हथियारों से और ईसाइयों के खिलाफ ही गांधी जी लड़ रहे हैं, यानी शांति और अहिंसा का मार्ग लेते हुए और लोगों में अलग अलग प्रकार से संदेश देते घूम रहे हैं। तो टाइम पत्रिका ने किस प्रकार से शुरुआत में कमेंट किए थे और लास्ट में कैसे उनका सुर बदल गया, उससे आप इस यात्रा की कुछ सफलता असफलता के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। यहाँ देखिए एक चित्र दिया गया है जिसमें काफ़ी उस समय के नेता बैठे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल आपको दिखाई दे रहे होंगे, महात्मा गांधी दिखाई दे रहे होंगे। इसके अलावा देखिए जमनालाल बजाज भी हैं, ऊपर नाम भी दे रखे हैं। जनवरी 1931 में जेल से महात्मा गांधी की रिहाई के बाद आंदोलन को भावी योजना के बारे में चर्चा करने के लिए इलाहाबाद में कांग्रेस नेताओं की बैठक हुई थी। इस चित्र में आप दाएं से बाएं जवाहरलाल नेहरू, जमनालाल बजाज, सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी, महादेव देसाई और सरदार वल्लभ भाई पटेल को देख सकते हैं। तो हमने इस चैप्टर में अभी तक 2 बार ये देख लिया है कि एक तो असहयोग आंदोलन के बाद गांधी जी को गिरफ्तार किया गया, फिर वो 1924 में रिहा हो गए, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी को गिरफ्तार किया गया है, फिर वो रिहा हो गए हैं। संवाद। नमक यात्रा कम से कम 3 कारणों से उल्लेखनीय थी। पहला कारण तो यह था कि इसके कारण पूरी दुनिया में गांधी जी के नाम का चर्चा शुरू होने लगी। पूरी दुनिया के अखबारों में, खासतौर से यूरोप और अमेरिका के अखबारों में गांधी जी के बारे में खूब लिखा गया। तो यूरोप और अमेरिकी प्रेस ने व्यापक कवरेज दी इस यात्रा को। दूसरी यह है कि यह पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें औरतों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। हालांकि गांधी जी ने जो यात्रा शुरू की थी तो उसमें एक भी उन्होंने महिला को स्थान नहीं दिया था, और कमला देवी चट्टोपाध्याय ने भी गांधी जी को कहा था कि आप महिलाओं को भी इसमें आने दीजिए, लेकिन गांधी जी ने मना कर दिया था। लेकिन फिर भी अलग अलग प्रकार से और इस आंदोलन में बाद में महिलाओं ने खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उसमें एक महत्वपूर्ण नाम है समाजवादी कार्यकर्ता कमला देवी चट्टोपाध्याय। उन्होंने गांधी जी को समझाया था कि वे अपने आंदोलन को पुरुषों तक ही सीमित न रखें। कमला देवी खुद उन असंख्य औरतों में से एक थी जिन्होंने नमक या शराब कानूनों का उल्लंघन करते हुए सामूहिक गिरफ्तारी दी थी। तीसरा और संभवतः सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि नमक यात्रा के कारण ही अंग्रेजों को यह एहसास हुआ था कि अब उनका राज बहुत दिन तक नहीं टिक सकेगा और उन्हें भारतीयों को भी सत्ता में हिस्सा देना पड़ेगा। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश सरकार ने लंदन में गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन शुरू किया। पहला गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 में आयोजित किया गया। नवंबर 1930 से और 1931 की शुरुआत तक ये चलता है। कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया, जिसमें देश के प्रमुख नेता शामिल नहीं हुए। इसी कारण अंततः यह बैठक निरर्थक साबित हुई। और पहले गोलमेज सम्मेलन के लिए बारे में जो बिपिन चंद्रा प्रोफेसर थे, उन्होंने एक बार कहा था कि बिना कांग्रेस के सदस्यों के भाग लिए भारत के संबंध में कोई सम्मेलन आयोजित करना ऐसे ही है कि बिना राम के रामलीला का आयोजन करना। तो ऐसा एक बिपिन चंद्रा का कोट भी है इसके बारे में, इसमें कांग्रेस ही शामिल नहीं है तो वो सम्मेलन असफल होना ही था। जनवरी 1931 में गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया। तो आपको पहला गोलमेज सम्मेलन की डेट याद रखनी है। अगले ही महीने वायसराय के साथ उनकी लंबी बैठकें हुई। वायसराय उस समय लॉर्ड इरविन है। इन्हीं बैठकों के बाद गांधी इरविन समझौते पर सहमति बनी, जिसकी शर्तों में, तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 को हुआ। हालांकि डेट इसमें किताब में नहीं दे रखी है, 1931 दे रखा है। इस समझौते की प्रमुख शर्तें क्या थी, ये भी परीक्षा में आ सकता है। तो प्रमुख शर्तों में सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेना, सारे कैदियों की रिहाई, तटीय इलाकों में नमक उत्पादन की अनुमति देना शामिल था। हालांकि और भी कुछ बातें हैं, लेकिन अपनी किताब में इतना ही है। रेडिकल राष्ट्रवादियों ने, जो उग्र राष्ट्रवादी हैं, उन्होंने इस समझौते की आलोचना की, क्योंकि गांधी जी वायसराय से भारतीयों के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता का आश्वासन हासिल नहीं कर पाए थे। तो इसके लिए उग्र राष्ट्रवादियों ने ही आलोचना नहीं की थी, जबकि मंद सुरों में जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस वगैरह ने भी गांधी जी की आलोचना की थी कि इस समझौते से गांधी जी को अधिक लाभ नहीं हुआ है। और इसी के बारे में गांधी जी को क्या है कि भारत की राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्ति का जो लक्ष्य है, उसके लिए सिर्फ आश्वासन मिला था कि इसके बारे में गोलमेज सम्मेलन में चर्चा कर लेंगे। तो देखिए, इसके बारे में एक कथन है, नीचे वाला पढ़िए पहले। एलन कैम्पबेल जॉनसन ने इसके बारे में लिखा है कि गांधी इरविन समझौते में गांधी जी को जो लाभ मिला है उसे सिर्फ सांत्वना पुरस्कार, जैसे कहते हैं ना, जो विजेता नहीं होते उनमें से कुछ को सांत्वना पुरस्कार दे देते हैं। तो उन्होंने कहा कि गांधी जी को इस समझौते से अधिक फायदा नहीं हुआ, उसके लिए उन्होंने सांत्वना पुरस्कार शब्द का इस्तेमाल किया है। सरोजिनी नायडू ने गांधी और इरविन को द टू महात्माज, 2 महात्मा कहकर संबोधित किया। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं दोनों की दोनों। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 के आखिर में लंदन में आयोजित हुआ। पहला 1930 में, दूसरा 1931 में। उसमें गांधी जी कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे। गांधी जी का कहना था कि उनकी पार्टी पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है। इस दावे को 3 पार्टियों ने चुनौती दी। गांधी जी ने कहा कि वो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी उनकी पार्टी। लेकिन
जैसे मुस्लिम लीग ने उनका विरोध किया, और जो भारतीय रियासतें थी जो अंग्रेजों के सीधे नियंत्रण में नहीं थी, उन्होंने विरोध किया कि गांधी जी या उनकी जो कांग्रेस है वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव कैसे हो सकते हैं। B.R. अम्बेडकर ने कहा कि कांग्रेस दलितों को रिप्रेजेंट नहीं करती है। तो इस प्रकार से तीन तरफ से इस बात की विरोध के स्वर उठे। मुस्लिम लीग का कहना था कि वह मुस्लिम अल्पसंख्यकों के हितों में काम करती है। कौन? कि हम काम करते हैं, मुस्लिम लीग काम करती है, कांग्रेस नहीं करती। राजे रजवाड़ों का दावा था कि कांग्रेस का उनके नियंत्रण वाले भूभाग पर कोई अधिकार नहीं है, कि कांग्रेस तो ब्रिटिश प्रांतों में सक्रिय है, राज्य रजवाड़ों में कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है। तीसरी चुनौती तेज तर्रार वकील और विचारक B.R. अम्बेडकर की तरफ से थी, जिनका कहना था कि गांधी जी और कांग्रेस पार्टी निचली जातियों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। लंदन में हुआ यह सम्मेलन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका, इसलिए गांधी जी को खाली हाथ लौटना पड़ा। भारत लौटने पर उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया, यानी दोबारा शुरू हो जाता है यह आंदोलन। उन्होंने समाप्त नहीं किया था, स्थगित किया था। नए वायसराय लॉर्ड विलिंगडन को गांधी जी से बिल्कुल हमदर्दी नहीं थी। अब इरविन की जगह लॉर्ड विलिंगडन भारत के वायसराय हो चुके हैं। तो लॉर्ड विलिंगडन ने अपनी बहन को लिखे एक निजी खत में गांधी जी के बारे में क्या कहा? महात्मा गांधी ने निम्न जातियों के लिए ये नहीं यहाँ पर है। विलिंगडन ने लिखा था कि अगर गांधी न होता तो ये दुनिया वाकई बहुत खूबसूरत होती। तो कथन है, आप याद रखना, हालांकि बहुत बड़ा कथन है, लेकिन ये लाइन आप जरूर याद रखना। वह जो भी कदम उठाता है उसे ईश्वर की प्रेरणा का परिणाम कहता है, लेकिन असल में उसके पीछे एक गहरी राजनीतिक चाल होती है। देखता हूं कि अमेरिकी प्रेस उसको गजब का आदमी बताती है, लेकिन सच यह है कि हम निहायत अव्यवहारिक, रहस्यवादी और अंधविश्वासी जनता के बीच रह रहे हैं जो गांधी जी को भगवान मान बैठी है। तो ये कथन है, विलिंगडन ने पत्र लिखा था अपनी बहन को, उसमें लिखा है उन्होंने। तो ऊपर कुछ रह नहीं गया हो। ये देखिए, पृथक निर्वाचिका के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। गांधी जी के विचार भी पढ़ेंगे और अंबेडकर भी पढ़ेंगे, दोनों तरफ दिए गए हैं। दूसरा गोलमेज सम्मेलन यहाँ आप देख सकते हैं। ये पहला गोलमेज सम्मेलन देखिए सेंट जेम्स पैलेस लंदन में, दूसरा भी सेंट जेम्स पैलेस लंदन में हुआ था। इससे संबंधित एक UPPGT में क्वेश्चन भी आया था पीछे। दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन, नवंबर 1931 का एक चित्र दिया गया है यहाँ पर। महात्मा गांधी ने निम्न जातियों के लिए पृथक निर्वाचिका की मांग का विरोध किया। उनका मानना था कि ऐसा करने पर समाज की मुख्य धारा में उनका एकीकरण नहीं हो पाएगा और वे सवर्ण हिंदुओं से हमेशा के लिए अलग रह जाएंगे। तो एक तो कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि महात्मा गांधी ने पृथक निर्वाचिका की मांग का विरोध क्यों किया, और पृथक निर्वाचिका के संबंध में महात्मा गांधी के क्या विचार हैं। दूसरा प्रश्न बनता है कि पृथक निर्वाचिका के बारे में B.R. अम्बेडकर के क्या विचार हैं, भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा, वो भी यहां पर दिया गया और मैं इसको समझाने की भी कोशिश करूंगा। देखिए, पृथक निर्वाचिका पहले अल्पसंख्यकों के लिए इसकी घोषणा की गई थी और बाद में इसको दलितों के लिए भी कर दिया गया। पृथक निर्वाचिका का मतलब क्या है कि एक तो सामान्य सीटें हैं जिस पर सामान्य कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, सभी व्यक्ति उसमें वोट डालेंगे। कुछ इलाकों में एक्स्ट्रा सीटें बनाएगी पृथक निर्वाचिका, यानी उसमें सिर्फ कुछ विशेष कम्युनिटी के ही लोग देंगे। जैसे अल्पसंख्यकों के लिए हैं तो कुछ अल्पसंख्यक ही वोट देंगे, और कुछ दलित जातियों के लिए है तो वही वोट डालेंगे और अपना प्रतिनिधि चुनेंगे। उन्हीं के समाज का कोई व्यक्ति खड़ा होगा और उन्हीं को वोट दिए जाएंगे, उसमें सामान्य लोग भागीदारी नहीं दे पाएंगे। तो इस प्रकार से आज की जो आरक्षण की व्यवस्था है उससे पृथक निर्वाचिका भिन्न है। आप वहां देखेंगे कि वहां पर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का व्यक्ति खड़ा होगा और उसी को वोट दिए जाएंगे, तो उन्हीं में से एक व्यक्ति चुनकर आएगा, यानी दूसरे व्यक्ति के चुनाव की संभावना ही नहीं है और दूसरे समाज के लोग भी उसमें उसको चुनने में कोई भागीदारी नहीं निभाएंगे। तो पृथक निर्वाचिका एक अलग प्रकार का मसला है, सेपरेट इलेक्टोरेट बोलते थे उसको, आज के आरक्षण से थोड़ा भिन्न है वो। तो ऐसी सीटें कुछ निर्धारित कर दी गई, इतनी संख्या की पृथक निर्वाचिका के रूप में इतने सदस्य उनके चुनकर ही आएंगे। अब इसके बारे में देखिए, पृथक निर्वाचिका के बारे में गांधी जी के विचार और अंबेडकर के विचार हम देख लेते हैं, फिर बीच में छूट जाएंगे ये। पृथक निर्वाचिका के बारे में समस्या देखिए, पीछे भी हमने देखा, गांधी जी ने यह कहा कि यदि दलितों को इस प्रकार से पृथक निर्वाचिका का स्थान दे दिया जाएगा तो वो कभी भी हिंदू समाज के अन्य जातियों के साथ एकीकरण उनका नहीं हो पाएगा, समाज की मुख्य धारा में वो नहीं आ पाएंगे, यानी ये पृथकता और गहरी हो जाएगी। जबकि B.R. अम्बेडकर का कहना था कि हजारों सालों से जिस समुदाय को दबाया गया है उसको विशेष प्रावधान किए बिना वो कभी भी समाज की मुख्य धारा में नहीं आ सकते। तो इसलिए पृथक निर्वाचिका का हमें अधिकार है और पृथक निर्वाचिका के संबंध में ब्रिटिश सरकार को फैसला करना चाहिए। गांधी जी इसके बिल्कुल विरोध में थे। उन्होंने कहा कि यदि आज हमने ये कर दिया तो ये समाज कभी भी मुख्य धारा में नहीं आ पाएगा और ये हिंदू समाज में कभी भी एकीकरण नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार के विचार थे, हम और गहरा जानने का प्रयास करते हैं।
गोलमेज सम्मेलन के दौरान महात्मा गांधी ने दमित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचिका प्रस्ताव के खिलाफ अपनी दलील पेश करते हुए कहा था, अस्पृश्यों के लिए पृथक निर्वाचिका का प्रावधान करने से उनकी दास्ता स्थायी रूप ले लेगी। क्या आप चाहते हैं कि अस्पृश्य हमेशा अस्पृश्य ही बना रहे? पृथक निर्वाचिका से उनके प्रति कलंक का यह भाव और मजबूत हो जाएगा। जरूरत इस बात की है कि अस्पृश्यता का विनाश किया जाए, और जब आप यह लक्ष्य प्राप्त कर लें तो एक अड़ियल श्रेष्ठ वर्ग द्वारा एक कमतर वर्ग पर थोप दी गई यह अवैध व्यवस्था भी समाप्त हो जाएगी। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुधारों के माध्यम से इस ऊंच नीच के भेदभाव को खत्म करना ठीक रहेगा। पृथक निर्वाचिका का यदि हम प्रावधान करते हैं तो ये खाई और गहरी हो जाएगी और कभी भी इसको पाटना मुश्किल हो जाएगा। जब आप इस अवैध प्रथा को नष्ट कर देंगे तो किसी पृथक निर्वाचिका की आवश्यकता ही कहां रह जाएगी। यानी समाज में वो बराबरी की बात करते हैं सामाजिक सुधार के माध्यम से। इसी स्थान पर B.R. अम्बेडकर क्या कहते हैं, क्योंकि वो उसी समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। दमित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचिका के प्रस्ताव पर महात्मा गांधी की दलीलों के जवाब में अम्बेडकर ने लिखा था, हमारे सामने एक ऐसा वर्ग है जो निश्चय ही अस्तित्व के संघर्ष में खुद को कायम नहीं रख सकता। जिस धर्म से ये लोग बंधे हुए हैं वह उन्हें सम्मानजनक स्थान प्रदान करने की बजाय कोडियों की तरह देखता है। यानी वो हिंदू धर्म के लिए कह रहे हैं कि इस धर्म के ही सदस्य होते हुए कुछ वर्गों को के साथ ही बहुत ही दोयम दर्जे का व्यवहार किया जा रहा है, और जिस प्रकार से कुष्ठ रोगियों को अलग रखा जाता है, इसी प्रकार से दलित वर्गों को या दमित वर्गों को अलग से, मतलब उनको एक छुआछूत या अस्पृश्यता वाला व्यवहार करना, तो उन्होंने कहा कि ये बहुत ही गलत प्रकार का व्यवहार है और इन जिनके साथ सामान्य संबंध भी नहीं रखे जा सकते। आपने देखा है ये बहुत ही खराब प्रथा थी। वैसे हम सामान्य तौर पर कोई भी व्यक्ति इसको सही नहीं ठहरा सकता। आर्थिक रूप से ये ऐसा वर्ग है जो 2 वक्त की रोटी के लिए सवर्ण हिंदुओं पर पूरी तरह आश्रित है, जिसके पास आजीविका का कोई स्वतंत्र साधन नहीं है। न केवल हिंदुओं के सामाजिक पूर्वाग्रहों के कारण उनके रास्ते बंद हैं, बल्कि समग्र इतिहास में हिंदू समाज ने उनके सामने खुलने वाली हर संभावना को बंद कर दिया है, जिसने दमित वर्गों को जीवन में ऊपर उठने का कोई अवसर मिल सके। इन्होंने कहा कि हिंदू समाज ने दलित वर्गों को ऊपर उठने का कभी कोई अवसर नहीं दिया है, और अब हमारे लिए विशेष प्रावधान इस प्रकार के होने चाहिए। एक शिक्षक के तौर पर जब मैं अब आपको पढ़ा रहा हूं, तो जब मैं जैसे हिंदू मुसलमान कम्युनिटी की बात करता हूं या अपर कास्ट की या लोअर कास्ट की बात करता हूं, इसमें कोई अपर लोअर होता नहीं है, शब्द इस्तेमाल होते हैं। मैं किसी को अपर लोअर इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए कभी, लेकिन ये समझाने की बातें हैं। तो मैं एक शिक्षक के तौर पर जब भी पढ़ाता हूं तो न तो मैं हिंदू हूं, न मैं मुसलमान हूं, न मेरी कोई जाति है। मैं एक शिक्षक के तौर पर पढ़ाता हूं और जो सही बात मुझे लगती है उसके अकॉर्डिंग मैं समझाने की कोशिश करता हूं। तो ये जो कक्षा 12 के विद्यार्थी ज्यादातर वीडियो देखते हैं, तो वो कभी ऐसा फील नहीं करें कि आपको कौन पढ़ा रहा है। आप सिर्फ इतना सोचें कि एक शिक्षक पढ़ा रहा है, और मैं कभी भी मतलब बायस्ड होकर कोई बात नहीं करता। जैसा समाज में देखिए इक्वेलिटी, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, इक्वेलिटी जरूरी है। समाज में जो व्यक्ति है उसका धर्म और जाति के आधार पर उसको नहीं देखना चाहिए, मानवता के आधार पर देखना चाहिए। तो यहां हम महात्मा गांधी और अंबेडकर के विचारों के बारे में पढ़ रहे हैं, ये कोई मेरे और आपके विचार नहीं है। इन परिस्थितियों में सभी निष्पक्ष सोच वाले व्यक्ति इस बात पर सहमत होंगे कि आज सबसे बड़ी आवश्यकता यही है कि ऐसे अपंग समुदाय के पास संगठित निरंकुशता के विरुद्ध जीवन के संघर्ष का एकमात्र रास्ता यही है कि उसे राजनीतिक सत्ता में हिस्सा मिले, जिससे वह अपनी रक्षा कर सके। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से अपर कास्ट के संगठित लोग इतने वर्षों से हमें दबाकर रखते आए हैं, तो इस वर्ग को अब राजनीतिक हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, और ये राजनीतिक हिस्सेदारी विशेष प्रावधानों के बनाए बिना नहीं मिल पाएगी। तो उन्होंने कहा कि पृथक निर्वाचिका की बहुत आवश्यकता है। तो ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचार हैं। व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू दी अनटचेबल्स, इसका इस प्रकार का उनका कोई स्पीच है, और ये उनके संबंधित उनका जो साहित्य है, नहीं साहित्य, उनके जो भाषण है, उनके जो पत्र वगैरह है, उनका जो भी जैसे गांधी जी के कलेक्टेड वर्क्स हैं, उसी प्रकार से उनका ये इकट्ठा करके वॉल्यूम बनाए गए हैं। यहाँ देखिए महात्मा गांधी और राजेंद्र प्रसाद वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो के साथ बैठक के लिए जाते हुए 1939, तो काफी आगे की बात होगी, बीच में हमारा शायद कुछ बाकी है। बहरहाल 1935 में नए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में सीमित प्रतिनिधित्व शासन व्यवस्था का आश्वासन व्यक्त किया गया। भारत शासन अधिनियम 1935, याद रखना ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इसमें बहुत सारे प्रावधान हैं, इस पर तो पूरा एक चैप्टर बनाया जा सकता है, लेकिन हमारी किताब में इसके बारे में नहीं है। 2 साल बाद सीमित मताधिकार के आधार पर हुए चुनावों में कांग्रेस को जबरदस्त सफलता मिली। 1935 में नया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, 1937 में इसके आधार पर चुनाव हुए। आप कह सकते हैं कि लगभग 6 स्टेट में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला, हालांकि एक में थोड़ी सी 2-4 सीटें कम थी, बम्बई प्रांत में, लेकिन उसको भी आप मान सकते हैं। तो 11 में से 6 में तो कांग्रेस की सरकार हो गई। 2 और में कांग्रेस ने सहयोगी दलों के साथ सरकार बना ली, तो 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार आई।
तो 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस के प्रधानमंत्री सत्ता में आए जो ब्रिटिश गवर्नर की देखरेख में काम करते थे। कांग्रेस मंत्रिमंडलों के सत्ता में आने के 2 साल बाद 1937 में चुनाव होते हैं और 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू होता है, जो कि 1944-45 तक, हालांकि 44 तक लगभग घटनाएं समाप्त हो जाती हैं, लेकिन पूरी तरह तो 1945 में जब 6 और 9 अगस्त को जब जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए जाते हैं, परमाणु बम, उसके बाद समाप्त होता है। तो ये दूसरे विश्व युद्ध का समय आ जाता है। तो कांग्रेस मंत्रिमंडलों के सत्ता में आने के 2 साल बाद सितंबर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू दोनों ही हिटलर व नात्सियों के कट्टर आलोचक थे। यानी एक तरफ है मित्र राष्ट्र, एक तरफ है धुरी राष्ट्र। धुरी राष्ट्रों में आप नाम जानते हैं, रोम, बर्लिन, टोक्यो, आपने नाम सुना होगा। रोम, बर्लिन और टोक्यो। रोम का मतलब ये इटली की राजधानी है तो इटली, बर्लिन जर्मनी की राजधानी तो जर्मनी, टोक्यो जापान की राजधानी तो जापान। तो एक तरफ है इटली, जर्मनी और जापान, और दूसरी तरफ मित्र राष्ट्र है, या आप कह सकते हैं जैसे ब्रिटेन है, फ्रांस है, रूस है, अमेरिका है, इस प्रकार के। तो ये जो एक तो हम बात करें इटली की और एक बात करें जर्मनी की, तो उस दौरान जर्मनी के जो तानाशाह हैं हिटलर, यानी जो नाजीवादी पार्टी है उनकी, तो उनकी नीतियों के बहुत खिलाफ है महात्मा गांधी भी और जवाहरलाल नेहरू भी। इसी प्रकार इटली में जैसे बेनिटो मुसोलिनी थे और जो फांसीवादी नीतियां हैं उनकी, फांसीवादी पार्टी है, उसके गांधी जी और नेहरू बहुत आलोचक थे। तो विश्व युद्ध में उनकी तरफ तो झुकाव बन ही नहीं सकता, भले ही वो आज ब्रिटिशर्स का भारत के ऊपर अधिकार है, लेकिन जो विपक्षी खेमा है, यानी जो आप जिनको कहें धुरी राष्ट्र हैं, उनके खिलाफ तो गांधी जी की उनका तो वैचारिक मेल ही नहीं है। यानी वैचारिक रूप से देखें तो गांधी जी और नेहरू अपने आप को मित्र राष्ट्रों के करीब देखते हैं। तो यहां उसके अनुरूप ही उन्होंने फैसला किया कि अगर अंग्रेज युद्ध समाप्त होने के बाद भारत को स्वतंत्रता देने पर राजी हो तो कांग्रेस उनके युद्ध प्रयासों में सहायता दे सकती है। यानी भारत भी उसका समर्थन करेगा युद्ध में ब्रिटेन का, यदि युद्ध के बाद, युद्ध समाप्त होने के बाद भारत को आजाद करने का यदि ब्रिटेन वाले भरोसा देते हैं तो। सरकार ने उनका प्रस्ताव खारिज कर दिया। इसके विरोध में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने अक्टूबर 1939 में इस्तीफा दे दिया। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। 1937 में चुनाव हुए, 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस ने सरकार बना ली। 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा दे दिया। तो ये 35, 37, 39 आप याद रखना। युद्ध समाप्त होने के बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए शासकों पर दबाव डालने के वास्ते 1940-41 के दौरान कांग्रेस ने अलग अलग सत्याग्रह कार्यक्रमों का आयोजन शुरू कर दिया। उन्होंने सोचा कि ये अभी से दबाव बनाने का प्रयास करेंगे तो युद्ध समाप्त जैसे ही होता है उसके बाद में भारत को आज़ादी दी जा सकती है। हालांकि युद्ध फिर लंबा चला। यहाँ चित्र देखिए, 13 अक्टूबर 1939 इस बैठक में युद्ध में भारत की हिस्सेदारी के स्वरूप पर चर्चा की गई। जब वायसराय के साथ वार्ता टूट गई तो कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा दे दिया था 1939 में। यहां देखिए, सर स्टेफर्ड क्रिप्स के साथ महात्मा गांधी, मार्च 1942, ये क्रिप्स मिशन आया था 1942 में। मार्च 1940 में मुस्लिम लीग ने उपमहाद्वीप के मुस्लिम बहुल इलाकों के लिए कुछ स्वायत्तता की मांग का प्रस्ताव पेश किया कि हमें थोड़ी ऑटोनॉमी दिया जाए, जो कि मुस्लिम कम्युनिटी जहां पर बहुत ज्यादा रहती है उन इलाकों में स्वायत्तता दी जाए। अब राजनीतिक भूदृश्य काफी जटिल हो गया था। अब यह संघर्ष भारतीय बनाम ब्रिटिश नहीं रह गया था। अब यह कांग्रेस, मुस्लिम लीग और ब्रिटिश शासन, 3 धुरियों के बीच का संघर्ष था। हालांकि इसके बारे में बहुत बातें की जा सकती हैं, लेकिन अब ये भारत बनाम ब्रिटेन की लड़ाई नहीं है। भारत में भी 2 प्रकार के गुट बन गए हैं, कांग्रेस वाला और एक मुस्लिम लीग वाला। इसी समय ब्रिटेन में एक सर्वदलीय सरकार सत्ता में थी, यानी सिर्फ एक पार्टी की सरकार नहीं थी, जिसमें शामिल लेबर पार्टी के सदस्य भारतीय आकांक्षाओं के प्रति हमदर्दी का रवैया रखते थे। यानी लेबर पार्टी भारत को आजादी देने के पक्ष में थी, लेकिन सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल कट्टर साम्राज्यवादी थे। साम्राज्यवाद का मतलब जो उनका जो पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने अपने उपनिवेश बना रखे थे, तो वो उसके समर्थक थे और वो उसमें से किसी भी इलाकों को अपने हाथ से जाने देने के समर्थक नहीं थे। और उसका एक कथन भी है, चर्चिल ने क्या कहा कि उन्हें सम्राट का सर्वोच्च मंत्री इसलिए नहीं नियुक्त किया गया है कि वे ब्रिटिश साम्राज्य के टुकड़े टुकड़े करते। तो ये उन्होंने अपनी बात इसके माध्यम से स्पष्ट कर दी कि वो साम्राज्यवाद में किसी भी एरिया को कम करने के पक्ष में नहीं है, किसी देश को आजादी देने के पक्ष में नहीं है जिससे ब्रिटिश प्रशासन या शासन कमजोर हो। यानी दुनिया भर में ब्रिटिशर्स के जितने इलाके हैं वो उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, और मैं इसलिए प्रधानमंत्री नहीं बना हूं कि मैं ब्रिटिश साम्राज्य के टुकड़े करूं।
1942 के वसंत में चर्चिल ने गांधी जी और कांग्रेस के साथ समझौते का रास्ता निकालने के लिए अपने एक मंत्री सर स्टेफर्ड क्रिप्स को भारत भेजा। क्रिप्स के साथ वार्ता में कांग्रेस ने इस बात पर जोर दिया कि अगर धुरी शक्तियों से भारत की रक्षा के लिए ब्रिटिश शासन कांग्रेस का समर्थन चाहता है तो वायसराय को सबसे पहले अपनी कार्यकारी परिषद में किसी भारतीय को एक रक्षा सदस्य के रूप में नियुक्त कर देना चाहिए। इसी बात पर वार्ता टूट गई कि जो धुरी शक्तियां हैं रोम, बर्लिन, टोक्यो, उसके खिलाफ यदि आपको भारत की सेना की सहायता चाहिए या भारत को उसमें शामिल करना चाहते हैं तो एक जो ब्रिटिश वायसराय भारत में नियुक्त हैं तो वायसराय की जो कार्यकारी परिषद है उसमें एक भारतीय सदस्य को शामिल करें और किस रूप में, रक्षा सदस्य के रूप में, जो उसको युद्ध संबंधी सलाह देने के लिए उसको नियुक्त किया जाए। तो उन्होंने इस बात को मानने से इनकार कर दिया और इस बात पर वार्ता टूट गई। तो ये यहाँ पर हमने पढ़ा 1939, 40, 41 तक आ रहे हैं, युद्ध की बात चल रही है, दूसरा विश्व युद्ध जारी है। इसी दौरान एक नया आंदोलन होता है अगस्त 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन। 8 अगस्त और 9 अगस्त को जिस प्रकार से बैठक होती है, फिर 9 अगस्त को कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है सुबह सवेरे ही, और उसके बाद में भूमिगत रहकर किस प्रकार से कांग्रेस के नेता आंदोलन चलाते हैं। तो काफी बड़ा है इसके बारे में विवरण, लेकिन अपनी किताब में थोड़ा सा ही दे रखा है। क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपना तीसरा बड़ा आंदोलन छेड़ने का फैसला किया। वैसे तो गांधी जी के हमने ज्यादा नहीं तो 6 आंदोलन इसमें पढ़े हैं टोटल, लेकिन ये बड़े आंदोलन की बात करें तो असहयोग, सविनय अवज्ञा और ये भारत छोड़ो, ये तीसरा है। अगस्त 1942 में शुरू हुए इस आंदोलन को अंग्रेजों भारत छोड़ो का नाम दिया गया था। हालांकि गांधी जी को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन देश भर के युवा कार्यकर्ता हड़तालों और तोड़फोड़ की कार्यवाहियों के जरिए आंदोलन चलाते रहे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गांधी जी वगैरह और जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं उनको तो उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया था। कांग्रेस में जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी सदस्य भूमिगत प्रतिरोध गतिविधियों में सबसे ज्यादा सक्रिय हुए, यानी सामने आए बिना, सामने आ जाते तो गिरफ्तार हो जाते, यानी अंडरग्राउंड रहकर अपनी गतिविधियां वो संचालित करते थे। पश्चिम में सतारा और पूर्व में मेदिनीपुर जैसे कई जिलों में स्वतंत्र सरकार की स्थापना कर दी गई, महाराष्ट्र और बंगाल के इलाकों में। इसके बारे में सतारा का एक उदाहरण भी दिया गया है। 19वीं सदी के आखिर से जाति व्यवस्था और जमींदारी के खिलाफ महाराष्ट्र में एक गैर ब्राह्मण आंदोलन विकसित हो चुका था। इस आंदोलन ने 1930 के दशक तक राष्ट्रवादी आंदोलन के साथ संबंध स्थापित कर दिया था। 1943 में महाराष्ट्र के सतारा जिले के कुछ युवाओं ने सेवा दलों और तूफान दलों के साथ मिलकर एक प्रति सरकार, समानांतर सरकार, यानी एक तो अंग्रेजों का शासन चल ही रहा था, उसके समानांतर सरकार की स्थापना कर ली। जैसा हमने 1857 की क्रांति के दौरान कुछ इलाकों में देखा था, जो हमने विद्रोह और राज वाला पाठ पढ़ा था ना, उसमें उन्होंने जन अदालतों का आयोजन किया तथा रचनात्मक कार्य किए। कुनबी किसानों के दबदबे और दलितों के सहयोग से चलने वाली सतारा प्रति सरकार सरकारी दमन और अंतिम दौर में कांग्रेस की असहमति के बावजूद 1946 के चुनावों तक चलती रही। यानी कई साल तक इस प्रति सरकार ने काम किया, अंग्रेजों ने दमन भी किया, कांग्रेस का साथ इसकी असहमति भी हो गई, लेकिन फिर भी ये 3 साल तक चलते रहे। अंग्रेजों ने आंदोलन के प्रति काफी सख्त रवैया अपनाया, फिर भी इस विद्रोह को दबाने में सरकार को साल भर से ज्यादा का समय लग गया। भारत छोड़ो आंदोलन यानी क्विट इंडिया मूवमेंट सही मायने में एक जन आंदोलन था, जिसमें लाखों आम हिंदुस्तानी शामिल थे। इस आंदोलन ने युवाओं को बड़ी संख्या में अपनी ओर आकर्षित किया। उन्होंने अपने कॉलेज छोड़कर जेल का रास्ता अपनाया। जिस दौरान कांग्रेस के नेता जेल में थे, उसी समय जिन्ना तथा मुस्लिम लीग के उनके साथी अपना प्रभाव क्षेत्र फैलाने में लगे थे। इन्हीं सालों में लीग को पंजाब और सिंध में अपनी पहचान बनाने का मौका मिला, जहां अभी तक उसका कोई खास वजूद नहीं था। तो मुस्लिम लीग और उनके जो नेता हैं जिन्ना, वो प्रयास करते रहे भारत के मुसलमानों में अपना प्रभाव बढ़ाने में। जून 1944 में जब विश्व युद्ध समाप्ति की ओर था, तो गांधी जी को रिहा कर दिया गया। जेल से निकलने के बाद उन्होंने कांग्रेस और लोगों के बीच फासले को पाटने के लिए जिन्ना के साथ कई बार बात की। 1945 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनी जब चुनाव हुए तो, और चर्चिल को ये उम्मीद थी कि उनकी पार्टी को जीत मिलेगी, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटेन विजेता पक्ष के रूप में उभरा था और चर्चिल की नीतियों की सराहना हुई थी, लेकिन फिर भी उनकी पार्टी हार गई और लेबर पार्टी की सरकार बनी। यह सरकार भारतीय स्वतंत्रता के पक्ष में थी, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा। उसी समय वायसराय लॉर्ड वावेल ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों के बीच कई बैठकों का आयोजन किया, यानी समझौता हो जाए किसी बात पर। 1946 की शुरुआत में प्रांतीय विधानमंडलों के लिए नए सिरे से चुनाव कराए गए। सामान्य श्रेणी में कांग्रेस को भारी सफलता मिली। मुसलमानों के लिए जो सीटें आरक्षित की गई थी, उस पर मुस्लिम लीग को भारी बहुमत प्राप्त हुआ। राजनीतिक ध्रुवीकरण पूरा हो चुका था, यानी हिंदू और मुसलमान में इस प्रकार से बंटवारा, एक प्रकार से माहौल भी इस प्रकार का हो गया था। 1946 की गर्मियों में कैबिनेट मिशन भारत आया।
इस मिशन ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक ऐसी संघीय व्यवस्था पर राजी करने का प्रयास किया जिसमें भारत के भीतर विभिन्न प्रांतों को सीमित स्वायत्तता दी जा सकती थी। कैबिनेट मिशन का यह प्रयास भी विफल रहा। उन्होंने इस व्यवस्था पर बात करने की कोशिश की कि अलग अलग इलाके हैं, जैसे मुसलमानों के लिए पहले जैसे जिन्ना मांग कर रहे थे कि मुस्लिम इलाकों को स्वायत्तता दी जाए, तो उन्होंने कहा कि भारत के अंदर ही एक तो संघीय सरकार होगी और प्रांतीय सरकारों को भी कुछ स्वायत्तता दे दी जाएगी, कुछ इलाकों को विशेष प्रावधान कर दिए जाएंगे। लेकिन यह प्रयास विफल रहा। वार्ता टूट जाने के बाद जिन्ना ने पाकिस्तान की स्थापना के लिए लीग की मांग के समर्थन में एक प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का आह्वान किया कि अब डायरेक्ट एक्शन डे का समय आ गया है। तो उन्होंने एक दिन के लिए निर्धारित किया कि 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, यानी उन्होंने उकसाने का काम किया और उस दिन काफी मात्रा में दंगे भी हुए। फिर इसके लिए 16 अगस्त 1946 का दिन तय किया गया। तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया, याद रखना। उसी दिन कलकत्ता में खूनी संघर्ष शुरू हो गया। यह हिंसा कलकत्ता से शुरू होकर ग्रामीण बंगाल, बिहार और संयुक्त प्रांत व पंजाब तक फैल गई। कुछ स्थानों पर मुसलमानों को तो कुछ अन्य स्थानों पर हिंदुओं को निशाना बनाया गया। फरवरी 1947 में वावेल की जगह लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय नियुक्त किया गया। और आप देखते हैं अंतिम ब्रिटिश वायसराय है ये। उन्होंने वार्ताओं के एक अंतिम दौर का आह्वान किया। जब सुलह के लिए उनका यह प्रयास भी विफल हो गया तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि ब्रिटिश भारत को स्वतंत्रता दे दी जाएगी, लेकिन उसका विभाजन भी होगा, यानी भारत का बंटवारा किया जाएगा। औपचारिक सत्ता हस्तांतरण के लिए 15 अगस्त का दिन नियत किया गया। उस दिन भारत के विभिन्न भागों में लोगों ने जमकर खुशियां मनाई। दिल्ली में जब संविधान सभा के अध्यक्ष ने मोहनदास करमचंद गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि देते हुए संविधान सभा की बैठक शुरू की तो बहुत देर तक करतल ध्वनि होती रही, यानी तालियां बजती रही। असेंबली के बाहर भीड़ महात्मा गांधी की जय के नारे लगा रही थी। तो इस प्रकार से भारत की आज़ादी का एक अच्छा मौका है, लेकिन इसके साथ एक ये भी हुआ कि भारत का बंटवारा हो गया। तो ये एक थोड़ी सी गलत बात हुई। यहाँ हम एक चित्र देख सकते हैं, दाईं ओर जवाहरलाल नेहरू और बाईं ओर सरदार वल्लभ भाई पटेल बैठे हैं, महात्मा गांधी इनके साथ विचार विमर्श कर रहे हैं। तस्वीर बहुत बार आती है। और इसके अलावा ये तस्वीर दी गई है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान एक जुलूस की। तो ये हमने आज सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में पढ़ा। अब गांधी जी की मृत्यु के बारे में या उनके जो और विचार हैं या उनके बारे में जो रिपोर्ट हैं, इस प्रकार की गांधी जी को समझने के लिए बहुत सी बातों के बारे में अभी चर्चा बाकी है। यानी हमने 2 हिस्से इसके पढ़ लिए हैं, अभी एक तीसरा हिस्सा बाकी है, तो उसके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक आप इस वीडियो को देखकर यदि आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।